हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट लर्न कॉस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्कशन 5 है और सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी का बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो से नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो सेशन से रिलेटेड तो आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हो कमेंट में। आई विल टाइम बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक क्लास 8 साइंस की बायोलॉजी सेक्शन लेसन 7 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था की उम्र जब हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और हमारे बॉडी में किस तरीके के चेंजेस हमको दिखाई पड़ते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका और फ्रेंड्स, ये आपकी बायोलॉजी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन है, डिस्कशन 5 है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी के जितने भी लेसन हैं उनकी कंटेंट को रीड करने में और भी मज़ेदार लगने लगेगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से। और हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट एनसीईआरटी का आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। और ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका बुक का कंटेंट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 7 चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। और फ्रेंड्स, जो आपका लेसन 7 है, लेसन से आपके कई क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आपकी साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन में, जो आपकी टीचिंग एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में लास्ट से बने रहे ताकि आपको हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो सके और लेसन 7 से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं डिस्कस करूंगा। और जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं इस लेसन से, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है। आपकी बायोलॉजी जो आपकी क्लास 8 की जो साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी सेक्शन है, बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन 7 टीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी कि जो आपकी एडल्ट है, एक जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग किस तरीके से एडल्ट बनता है और किस तरीके से अपने एडल्ट टाइम के किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें आपके एनसीईआरटी में आपको गिवन है आपके एनिमल्स हैं, एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से ग्रोथ उनकी होती है, और बड़े होने के बाद मनुष्य और कई जानवर जो आपके किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। और वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है एक सर्टेन एज तक ही ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करता है। और मानव शरीर में होने वाली परिवर्तन जिसके बाद व्यक्ति रिप्रोड्यूस करने में सक्षम हो जाता है। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर हम उन परिवर्तनों को लाने में हार्मोन्स की भूमिका पर चर्चा करेंगे जो एक बच्चे को वयस्क बनाते हैं। जो आपके एडोलसेंस की ओर बढ़ने में जो चाइल्ड है, चाइल्ड की जब ग्रोथ होती है तो एडल्ट की तरफ बढ़ता है, एक बच्चे को वयस्क बनाते हैं। और कौन कौन से हार्मोन्स हैं आपके हैं, पहला आपका एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, यानी कि किशोरावस्था और यौवनावस्था। जैसे कि बर्थडे आफ्टर स्पेंड लेफ्ट भोजन पहली, जो आपके एनसीईआरटी एक पर्टिकुलर एक टॉपिक को समझाने के लिए एक स्टोरी के रूप में आपको एक टॉपिक समझाती है, जिसमें दिया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में दिया गया है ये सब आपकी एक स्टोरी एडोलसेंस और प्यूबर्टी को समझाने में दिया गया है कि पूजो और पहली ने अपने माता पिता के साथ बातचीत शुरू कर दी। पॉलियो एक सभी लड़कियों के स्कूल में मॉर्टेड स्टार्टेड लाफिंग, सी रिमार्क द मैनी ऑफ द बोजो स्कूल फ्रेंड। यह देखा गया कि बूजो के कई बार एक साल बाद मिले थे जिन्होंने संयोग से ऊंचाई में शॉर्ट इन हाइट, सम ऑफ देम लुकिंग फनी, यानी कि उन्होंने फनी तरीके से उनके बालों को देखा। अबव देयर लिव्स हर मदर एक्सप्लेन द बॉयज हैड ग्रोन अप, और उन्होंने देखा कि जो लड़का है वो ग्रोथ हो
यानी कि वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और ग्रोथ बिगिन फ्रॉम द डे बाय डे जो ग्रोथ है उसकी बढ़ती जा रही है। बट द क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, जब बच्चा है, जब 10 से 11 क्रॉस करता है, दिस इज द सडन स्पर्ट इन द ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। यानी कि 10 से 11 साल बाद जो बच्चा क्रॉस करता है एज, तो उसके बाद उसके शरीर में कई परिवर्तन दिखाई देने को मिलते हैं और हम लोग नोटिस कर सकते हैं। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। शरीर में होने वाले बदलाव बड़े होने का हिस्सा है और वे संकेत देते हैं कि आप बड़े हो रहे हो। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी undergoes changes leading to reproduction, maturity is called adolescence। बड़ा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जीवन की अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को लीड करने में मैच्योरिटी आती है, तो उसको हम कहते हैं एडोलसेंस। जो आपकी एडोलसेंस है 11 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक चलती है। चूंकि यह अवधि किशोरावस्था 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु को कवर करती है, इसमें किशोरों को किशोर भी कहा जाता है, यानी कि टीनेजर्स। इन गर्ल्स, लड़कियों में किशोरावस्था लड़कों की तुलना में 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाती है। साथ ही किशोरावस्था की अवधि हर व्यक्ति में अलग अलग होती है उसकी बॉडी के अनुसार। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन यौवन की शुरुआत का संकेत देते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क puberty is that boys and girls become capable of reproduction। यौवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि लड़की और लड़कियां रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होते हैं, यानी कि जब आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस है कैपेबल बन जाते हैं। Puberty end when an adolescent reaches reproductive maturity। जब किशोर प्रजनन यानी कि जब किशोर है रिप्रोड्यूस परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं तो यौवन समाप्त हो जाता है, यानी कि वो पर्टिकुलर मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस एट प्यूबर्टी इंक्रीज इन हाइट। यौवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि यानी कि हाइट बढ़ने लगती है। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन द सडन इंक्रीज द हाइट। यौवन के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले योग परिवर्तन होते हैं। कद में अचानक वृद्धि, इस समय लंबी हड्डियां यानी हाथ और पैर की हड्डियां लंबी हो जाती हैं और व्यक्ति को लंबा बनाती हैं। शुरुआत में लड़कियां लड़कों की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन लगभग 18 साल की उम्र तक दोनों अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में ऊंचाई बढ़ने की दर अलग अलग होती है। कुछ लोग यौवन के समय अचानक बढ़ सकते हैं और फिर धीमे हो सकते हैं, जबकि अन्य धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। यानी कि अपनी बॉडी के अनुसार ये आपको जितने भी परिवर्तन है, जितने चेंजेस है आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी किशोरों के हाथ पैर बड़े और शरीर के अनुपात से बाहर दिखते हैं, लेकिन जल्दी अन्य अंग भी उनके बराबर हो जाते हैं और शरीर का अनुपात अनुपातिक हो जाता है, बराबर होता है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई परिवार के किसी सदस्य के बराबर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबाई माता पिता से विरासत में मिली जीन पर निर्भर करती है, यानी कि जेनेटिक्स पर निर्भर करती है। हालांकि इन बढ़ते वर्षों के दौरान सही तरह का खाना पीना बहुत जरूरी है, जिससे हड्डियां, मांसपेशियां और शरीर के अन्य अंगों का विकास के लिए यानी कि डेवलप करने के लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और हम लोग इस लेसन में डिस्कस करेंगे कि किशोरों के पोषण संबंधी जरूरतों पर चर्चा हम लोग करेंगे इस लेसन में। आए जानते हैं सबसे पहला अब आपका है चेंज इन बॉडी शेप। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन बॉडी शेप, यानी कि शरीर के आकार में परिवर्तन आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे यौवन की उम्र में प्रवेश कर चुकी है, जब विकास के परिणाम स्वरूप कंधे आमतौर पर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर के नीचे का छेद चौड़ा हो जाता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर परमानेंटली देन इन द गर्ल्स। फ्रेंड जितना भी कंटेंट है ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। लड़कों में शरीर की मांसपेशियां लड़कियों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए किशोर लड़कों और लड़कियों में होने वाले बदलाव अलग अलग होते हैं। तो ये आपका था चेंज इन बॉडी शेप। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका वॉइस चेंज, यानी कि आवाज परिवर्तन। यौवन के समय स्वर यंत्र या स्वर यंत्र बढ़ने लगता है। लड़कों में स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ते स्वर यंत्र को गले के उभरते हुए हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें एडम्स एप्पल कहते हैं। जैसा आप लोग फिगर 7.2 आप लोग देख सकते हैं। ये आपका क्या है, एडम्स एप्पल। ये आपका लार्ज वॉइस बॉक्स। जो वॉइस में क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है वो बड़ा हो जाता है
और उनके जो और गर्ल्स में क्या होता है, लार्जनेस इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। लड़कियों में स्वर यंत्र अपने छोटे आकार के कारण बाहर से मुश्किल से दिखाई देता है। आमतौर पर लड़कियों की आवाज ऊंची होती है जबकि लड़कों की आवाज गहरी होती है। किशोरावस्था में लड़कों में कभी कभी बढ़ते स्वर बॉक्स की मांसपेशियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और आवाज कर्कश हो जाती है। यह स्थिति कुछ दिनों या हफ्तों तक बनी रह सकती है जिसके बाद आवाज सामान्य हो जाती है। ये आपका था वॉइस चेंज। अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, यानी कि पसीने और जो आपके सेबेसियस ग्लैंड है उनकी एक्टिविटी, बड़े गतिविधियां ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड जो ऑयल ग्लैंड है तेजी से सिक्रेट करती हैं, इंक्रीजेस बढ़ जाता है। मैनी यंग पीपल गेट एसन एंड पिंपल ऑफ द फेस। जैसा आप लोग देखते हैं कि त्वचा में इन ग्लैंड्स को बढ़ी हुई गतिविधियों के कारण इस समय कई युवाओं के चेहरे पर मुहासे और फुंसियां निकल आती हैं। ये आपके थे चेंजेस। नेक्स्ट अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें स्वेट ग्लैंड के बारे में बताया गया है कि कुछ ग्लैंड जैसे आपकी यह है स्वेट ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करती हैं, इसके द्वारा डक्ट के द्वारा एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स रिलीज करती है डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम में। जो आपकी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें डायरेक्टली रिलीज करेंगे हार्मोन्स। सो दे आर आल्सो टर्म एज डक्टलेस ग्लैंड। तो आपकी ये क्या कहलाएंगे, डक्टलेस ग्लैंड। और ये आपकी क्या है, डक्ट के थ्रू ये आपकी रिलीज हो रही है। ये आपका था स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। और हम लोगों ने जाना एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है हार्मोन्स को रिलीज करेगी डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर आल्सो टर्म एज डक्टलेस ग्लैंड्स। क्योंकि हम कहेंगे डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि उसमें डक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी कि सेक्स ऑर्गन का विकास होना। सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस एट प्यूबर्टी, मनुष्य के यौवन अंग यौवन के समय जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस और पेनिस डेवलप होते हैं कम्प्लीटली। द टेस्टिस आल्सो बिगन टू प्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है और गर्ल्स में ओवरीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। और जो एग्स शुरुआत में मेच्योर होते हैं इसके बाद एग आल्सो ओवरीज स्टार्टिंग रिलीजिंग मेच्योर एग। जो आपकी ओवरीज हैं जो गर्ल्स में प्रेजेंट होती हैं क्या करती है, मेच्योर एग को रिलीज करती है। ये आपके थे सेक्स ऑर्गन्स जिसमें पर्टिकुलर गैमेट्स रिलीज होते हैं मेल और फीमेल से। नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक परिपक्वता तक पहुंचना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के तरीके में भी बदलाव का दौर है और किशोर पहले से ज्यादा स्वतंत्र होते हैं और खुद के प्रति जागरूक भी होते हैं। बौद्धिक विकास होता है और वे सोचने में काफी समय बिताते हैं। इनफैक्ट it is the often the time in one life when the brain has the greatest capacity for the learning। वास्तव में यह जीवन का यह समय होता है जब मस्तिष्क में सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। हालांकि कभी कभी किशोर शरीर और मन में होने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, समय असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन एडोलेसेंस जो आपके हैं किशोर शिक्षार्थियों के रूप में आपको पता होना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है और जो आपके जितने भी चेंजेस हो रहे हैं बड़े होने का स्वाभाविक आपका हिस्सा। ये आपका था रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जैसा हम लोग देख सकते हैं जो आपकी टेस्टिस है जो मेल में प्रेजेंट होती है, ओवरीज फीमेल गैमेट्स हैं, या आपके क्या है टेस्टिस, और ये आपके ओवरीज ये आपके क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होते हैं, ओवरी से एग्स रिलीज होते हैं। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स, ये क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, स्पर्म किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा, और ओवा यानी एग्स ओवरीज के द्वारा। और इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगन टू डेवलप एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टेज में गर्ल्स की जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होती है। द बॉयज बिगन टू ग्रो फेशियल हेयर, जैसा आप लोग देख सकते हैं लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, यानी मूंछ और दाढ़ी, चूंकि विशेषताएं पुरुष और महिला के बीच अंतर कराने में मदद करती है इसलिए इन्हें द्वितीयक यौवन यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहा जाता है। बॉयज आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, बॉयज में देखा गया है कि जो छाती पर भी बाल आ जाते हैं, ये आपके क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म्स, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि बाहों के नीचे और जांघों के ऊपर या जघन क्षेत्र में बाल उगते हैं।
ये आपका था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। नेक्स्ट है द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। जितने भी आपके एडोलसेंस स्टेज में जितना भी चेंजेस आते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, वो आपके हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हार्मोन्स आपके क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है। दीज आर द सिक्रेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जितने भी हार्मोन्स है किससे सीक्रेट हो रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं। और मेल हार्मोन आपका क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आ भी सकता है आपके टीचिंग एग्जाम में, जो आपका असिस्टेंट पेडागोजी सेक्शन रहता है, बायोलॉजी सेक्शन में क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसलिए ये आपका जो लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेसन से आपके कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपकी टीचिंग एग्जाम में। तो मेल अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। जैसा कि मैंने बताया, जो मेल हार्मोन्स है, मेल हार्मोन क्या है आपका, टेस्टोस्टेरोन। वो आपके टेस्टिस से रिलीज होते हैं। प्यूबर्टी, जब आपकी प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है तो जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो आपका निकलता है, रिलीज होता है टेस्टिस से। दिस कॉज चेंजेस इन द वॉइस अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। जैसा, और इसका कारण ये है कि वॉइस में कई परिवर्तन देखे गए, कई चेंजेस देखे गए कि उनके चेहरे पर बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। बस प्यूबर्टी रीच इन, जब गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है तो ओवरीज रिलीज होते हैं। ओवरीज से एग्स रिलीज होते हैं और ओवरी क्या करती है, फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और इसका कारण होता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड डेवलप्ड इनसाइड द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट में मिल्क ग्लैंड या मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका जो हार्मोन है, हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, ये किसी अनदर हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जिसको हम कहते हैं कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट अब आपका रोल ऑफ हार्मोन्स इन द इनिशिएशन रिप्रोडक्टिव फंक्शन, यानी कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन में शुरुआत में इन हार्मोन्स का क्या रोल रहता है, किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सबसे पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड है, इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और किसमें जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी कॉल्ड टारगेट साइट, जिसको हम कहते हैं टारगेट साइट। टारगेट साइट रिस्पॉन्स करती है हार्मोन को। फिर इसके बाद कई तरीके की एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेट ग्लैंड्स आपकी प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी में। द टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन। टेस्टिस और ओवरीज सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती है। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और यही हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में और दिखने में लगते हैं चेंजेस फीमेल बॉडी में। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इन हार्मोन्स के द्वारा, तो टेस्टिस और ओवरीज के द्वारा सीक्रेट होते हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा आप लोग फिगर 7.3 में देख सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। जैसा दिखाया गया, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, कई तरीके के हार्मोन सीक्रेट करती है, जैसे ओवा जो मेच्योर होते हैं ओवरीज में और स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में। ये आपका था रोल ऑफ हार्मोन्स इन द इनिशिएशन एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब हम लोग आते हैं, आपको फिगर 7.3 में आपको दिया गया है कि प्यूबर्टी स्टेज में हार्मोन्स किस तरीके से कंट्रोल होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, पिट्यूटरी से स्टिमुलेट होते हैं और टेस्टिस और ओवरीज से रिलीज होते हैं। और मेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन जो आपका किससे रिलीज होता है, फीमेल में ओवरीज के द्वारा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होंगे और पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पहुंचेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, टारगेट साइट होगी, जिस चीज को हम टारगेट करते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, प्यूबर्टी स्टेज में जो बॉडी होगी स्टिमुलेशन चेंज करेगी बॉडी पार्ट्स में प्यूबर्टी के दौरान। तो ये आपका था रोल ऑफ हार्मोन्स इन द इनिशिएशन, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है फिगर 7.3। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य जीवन का प्रजनन चरण किस तरीके से काम करता है। किशोर जब रिप्रोड्यूस के लिए सक्षम हो जाते हैं तब उनके जो टेस्टिस और ओवरीज हैं
गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मेच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर द मच लॉन्गर टाइम इन द मेल देन इन फीमेल। युग्मों के यानी कि परिपक्व होने और उत्पादन की क्षमता महिलाओं की तुलना में पुरुषों में बहुत लंबे समय तक रहती है। जैसा फीमेल में रिप्रोड्यूस फेज जो आपका स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी स्टेज जो होती है 10 से 12 साल, और जनरली जो लास्ट स्टेज होती है 45 से 50 साल के बीच में आपकी जो स्टेज होती है वो खत्म होती है, रिप्रोडक्टिव फेज आपकी रहती है। और ओवा जो रिप्रोड्यूस होते हैं, सॉरी ओवा जो होगा, ओवा जब मेच्योर होगा प्यूबर्टी स्टेज में, वन ओवा मेच्योर एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज, यानी कि एक ओवरी से एक ओवा या एग रिलीज होगा, और ये आपके 28 से 30 दिन के बीच में होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग, यानी कि इस पीरियड में जो यूट्रस की जो वॉल है वो थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, किसके लिए, एग को रिसीव करने के लिए। इन केस जब वो एग फर्टिलाइज होगा मेल गैमेट से, बिगन टू डेवलप, दिस रिजल्ट इज प्रेगनेंसी। तो इस डेवलपमेंट के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी। यदि आपके फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो रिलीज एग एंड थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग इट्स ब्लड वेसल्स आर सेट ऑफ, यानी कि जब एग और यूट्रस की जो आपकी थिक लेयर है और उसकी रक्त वाहिकाएं बाहर निकल जाती हैं, तो इसमें महिलाओं में जो आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है वुमेन में, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, यानी कि मासिक धर्म जो आपका है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो आपका स्टार्ट होता है 28 से 30 दिनों में एक बार आपका होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगन एट प्यूबर्टी एंड इज टर्न मेनार्ज, यानी कि प्यूबर्टी स्टेज में जो आपका पहला मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होगा उसको हम कहेंगे मेनार्ज। एट 45 to 50 ईयर ऑफ एज, यानी कि 45 से 50 साल के बीच में महिलाओं में या फीमेल कैंडिडेट में, फीमेल बॉडी में जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। क्या कहते हैं हम लोग, मेनोपॉज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर वे में वर्क करने लगता है और इसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम अ रेगुलर, यानी कि इसमें से नियमित होने में कुछ समय लगता है। और जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा, द साइकिल इंक्लूड द मैच्योरेशन ऑफ द एग, यानी कि जो आपका एग मेच्योर हो गया है इस साइकिल में, इट रिलीज थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल एंड ब्रेक डाउन इट प्रेगनेंसी। इस चक्र में जो आपका एग है फर्टिलाइज होगा तो उसको निकलना गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, और अगर गर्भधारण नहीं होता है तो उसका टूटना शामिल है। और अगर जब आपका एग है फर्टिलाइज हो जाता है तो यह डिवाइड होगा, देन गेट एम्बेडेड इन द यूट्रस, यानी कि यूट्रस की वॉल में वो आपका समा जाएगा और एक पर्टिकुलर वे में जाइगोट का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद एक न्यू बॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होगा। अब आपका नेक्स्ट है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड बॉय और गर्ल, यानी कि बच्चे का जो सेक्स है कैसे निर्धारित किया जाता है कि लड़का है या लड़की। जैसे कि फर्टिलाइज एग या जाइगोट बेबी का जो होता है, दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका होगा, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। फर्टिलाइज एग में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हर एक सेल में न्यूक्लियस के प्रेजेंट होते हैं। ऑल द ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं एक सेल के न्यूक्लियाई में। और 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर द, उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में कितने होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। द गैमेट्स एक्स एंड स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गैमेट्स में एग और स्पर्म में केवल एक ही सेट का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और अनफर्टिलाइज्ड एग में केवल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। बट स्पर्म में 2 तरीके के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक एक्स एंड देन एक वाई। जैसा आप लोग फिगर 7.4 में आप लोग देख सकते हो, ये आपका स्पर्म है, ये आपका एग है, जिसमें वाई स्पर्म और एक्स एग है। जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा जिससे एक बेबी का जन्म होगा या डेवलपमेंट होगा एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई आपका क्या हो गया, बॉय। और अगर एक्स स्पर्म है और एक्स एग है, जब इसको इसका फर्टिलाइजेशन होगा
फिर इसके बाद क्या होगा, गर्ल्स गर्ल का बर्थ होगा जैसा आपका इसमें गिवन है। तो आप लोग देख सकते हैं हार्मोन अदर देन द सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स के अलावा अन्य जो आपके हार्मोन्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में। द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। पिट्यूटरी द्वारा जो आपके सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स टेस्टिस और ओवरीज से, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द पिट्यूटरी ग्लैंड इन एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसा हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है, यह आपकी मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज, दीज आर द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपकी बॉडी की अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है सच एज थायराइड, पैंक्रियाज एंड एड्रिनल, जैसा आप लोगों को फिगर 7.5 में आपको दिया गया है। ये आपका जो फिगर दिया गया है ये आपका मेल और फीमेल का है। मैं आपको किसी किसी का कमेंट आ सकता है कि इसमें टेस्टिस और ओवरीज प्रेजेंट है, तो इसमें एनसीईआरटी में जो आपका ह्यूमन बॉडी का एक ही बॉडी में टेस्टिस और ओवरीज का दर्शाया गया है, यानी कि मेल और फीमेल का अलग अलग आपका सेक्स ऑर्गन है वो आपका अलग अलग होता है। ठीक, नेक्स्ट है पूजो हैवन ओनली विजिटेड देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर एंड रिमेंबर दैट अ बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग। पूजो पहली एक बार अपनी मौसी से मिलने गए थे, वे डॉक्टर थी और उन्हें याद आया कि काका नाम की एक लड़की का गला बहुत बड़ा और उभरा हुआ है। उनकी मौसी ने उन्हें बताया कि काका गाइटर नामक बीमारी से पीड़ित है, तो थायराइड ग्रंथि की बीमारी का काके की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स की उत्पादन नहीं कर रही थी। देयर आंट, उनकी मौसी ने उन्हें यह बताया कि उनके चाचा मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उनका अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियास प्रोड्यूस नहीं कर रहा हार्मोन कौन सा, इंसुलिन। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकी कमी से, इन हार्मोन्स की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। पूजो और पहले ने फिर अपनी मौसी से एड्रिनल ग्रंथियों के बारे में पूछा जो उनके क्लिनिक की दीवार पर टंगे चार्ट में दिखाई देता है। मौसी ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथियां ऐसी हार्मोन्स का स्रोत है जो रक्त में नमक का सही संतुलन बनाए रखती है और एड्रेनलिन और हार्मोन का भी उत्पादन करती है। किसका, एड्रिनल हार्मोन का, जो ब्लड में साल्ट बैलेंस को मेंटेन रखती है। ठीक, ये आपका हो गया एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन। एड्रिनल आल्सो एक आपका हार्मोन से प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है एड्रिनालाइन। इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस, यानी कि जब यह शरीर को तनाव में से निपटने में मदद करता है। और जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है, थायराइड और एड्रिनल अपने हार्मोन्स का तो तब तक करते हैं जब तक उन्हें पिट्यूटरी ग्रंथि से उनके हार्मोन्स के माध्यम से आदेश मिलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन का भी आपका क्या सीक्रेट करती है जो किसी व्यक्ति के सामान्य विकास के लिए आपका आवश्यक है। कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी ग्लैंड्स थी। नेक्स्ट है अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। कीड़ों मेढकों के जीवन इतिहास को पूरा करने में हार्मोन्स की भूमिका है। जैसा कि आप मेढक के जीवन चक्र के बारे में हम लोग पहले से जान चुके हैं, और टेडपोल जो आपके मेढक बनने के लिए कुछ चरणों से गुजरते हैं जैसा चैप्टर 6 में गिवन है। द चेंज फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं हम इसको, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जो लार्वा है किसी भी एनिमल्स का जो लार्वा है, जैसा फ्रॉग का हो गया लार्वा, फ्रॉग का जो लार्वा डायरेक्ट एडल्ट बनता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, 6.10 में आपको गिवन है। चैप्टर 6 में हम लोगों ने चैप्टर 6 को पूरी तरीके से डिस्कस किया है वीडियो सेशन में, तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और मैंने वीडियो के लास्ट तक मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। कीटों में कायप यानी कि मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल होती है इंसेक्ट हार्मोन, और फ्रॉग में थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा मेटामॉर्फोसिस, और थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है थायराइड के द्वारा। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करती है प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन द वाटर, यानी कि वाटर में कितना भी आयोडीन प्रेजेंस है, और इट वाटर इन विच टेडपोल आर गोइंग डाउन द कंटेंट सफिशिएंट आयोडीन द टेडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट। यानी कि जो थायराइड द्वारा उत्पादित हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए पानी में आयोडीन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। यदि जिस पानी में टेडपोल पड़ रहे हैं उसमें पर्याप्त आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क नहीं बन सकते, यानी कि किसकी जरूरत होती है, पानी में आयोडीन प्रेजेंस होना ही चाहिए, तब जो टेडपोल है वो बड़े होंगे एडल्ट में। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि
रिप्रोडक्टिव जो आपकी हेल्थ किस तरीके से हम लोग करते हैं, किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक भलाई को उसका स्वास्थ्य माना जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर मनुष्य को किसी भी उम्र में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए तथा पर्याप्त शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। हालांकि किशोरावस्था के दौरान ये और भी अधिक आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि शरीर बढ़ रहा होता है और स्वास्थ्य को शारीरिक और मानसिक कल्याण के रूप में माना जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था में तेजी से बदलाव आते हैं, बढ़ते हैं। बच्चों को उनके विकास के चरण के दौरान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशनल नीड टू द एडोलसेंस। किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किशोरावस्था तेजी से विकास और वृद्धि की अवस्था है। इसके लिए किशोरावस्था के लिए किशोर के आहार की सावधानी पूर्वक योजना बनानी होगी। और आप पहले ही जान चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। जैसा आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन आपकी क्या है आवश्यक अनुपात में शामिल हो सकते हैं। अवर इंडियन मील ऑफ रोटी, दाल, वेजिटेबल बैलेंस डाइट। आपकी क्या है बैलेंस मील है जो बॉडी को मेंटेन करती है। मिल्क क्या है, मिल्क एक बैलेंस फूड है हमारे लिए। फूड आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, जो आपके फल भी पोषण प्रदान करते हैं। शिशुओं के लिए माँ का दूध सभी आवश्यक पोषण प्रदान करता है। और आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज द लीफी वेजिटेबल। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लीफी वेजिटेबल कौन सी है, तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। तो उसमें आपका होगा जैगरी, मीट, साइट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला जिसको हम कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा है एडोलसेंट स्टेज। इंडिविजुअल शुड ईट प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, लेकिन किशोरों के लिए अपने आहारों की सावधानी पूर्वक योजना बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर और वाटर शामिल होने चाहिए। आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता। हर किसी को कम से कम एक बार नहाना चाहिए। किशोरों के लिए ज्यादा एक जरूरी है कि पसीने की ग्रंथियों को बढ़ती सक्रियता कभी कभी शरीर को बदबूदार बना देती है। शरीर के सभी अंगों को हर रोज धोना और साफ करना चाहिए। अगर सफाई नहीं रखी जाती है तो बैक्टीरिया के जो संक्रमण है इस अधिक संभावना बनी रहती है। संतुलित आहार खाने के अलावा अपने शरीर और आसपास के वातावरण को साफ रखकर खुद को बीमारियों से बचाना भी महत्वपूर्ण है। और किशोरियों की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए आदत डालनी चाहिए, जैसे प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, भोजन से पहले बाद में हाथ धोना चाहिए, खुले मैदान में शौच न करें तथा लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए तथा मासिक धर्म के शुरू होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और सैनिटरी नैपकिन या घर पर बने साफ पैड का इस्तेमाल करें। जरूरत के हिसाब से हर 4-5 घंटे में पैड बदलें। और मासिक धर्म की शुरुआत और फ्रेंड जितना भी ये जो दिया है ये आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है, तो आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं। द चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। और जरूरत के हिसाब से हर 4 से 5 घंटे पैड बदल सकते हैं। तो ये आपका था पर्सनल हाइजीन। शारीरिक एक्सरसाइज। ताजी हवा में टहलने और खेलने में शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। सभी युवा लड़के लड़कियों को टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और आउटडोर खेल खेलने चाहिए। अब आपको फ्रेंड्स एक टेबल दी गई है जिसमें मिथ है टोबैको डू एंड डोंट। मिथ है वर्जनाएं और यानी कि जब आपको टोबैको क्या करता है और क्या ना करें। जैसा कि लेसन चैप्टर 6 में हम लोग को बताया गया है कि मानव प्रजनन से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में सीखा है कि कई गलत धारणाएं हैं जिन्हें आपको जागरूक किशोरों के रूप में त्यागने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के किशोर द्वारा अनुभव किए जाने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में मिथक और वर्जनाएं हैं। सबसे पहला है जब गर्ल प्रेग्नेंट होती है तो सी लुक एट द बॉय ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। यानी कोई अगर मासिक धर्म के दौरान अगर कोई लड़की लड़कों को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द हर चाइल्ड। माँ अपने बच्चों के लिए लिंग के लिए जिम्मेदार है नहीं। ये आपके पर्टिकुलर मिथ है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अ गर्ल शुड नॉट अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मासिक धर्म के दौरान लड़की को रसोई में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये आपकी मिथ थी, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है से नो टू ड्रग्स। जो आपके ड्रग्स हैं वो एडोलसेंस के यानी किशोरावस्था में जो किशोर हैं उनके लिए बहुत ही हार्मफुल है। किशोरावस्था शरीर और मन में बहुत अधिक गतिविधियों का समय होता है जो बड़े होने का एक सामान्य हिस्सा है, इसलिए भ्रमित या असुरक्षित महसूस ना करें। अगर कोई सुझाव देता है कि कुछ ड्रग्स लेने से आपको राहत मिलेगी तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित किए जाने तक बस नहीं कहें। ड्रग्स की
लत लग जाती है। अगर आप इन्हें एक बार ले लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने का मन करेगा। ये लंबे समय में शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। ये स्वास्थ्य खुशी को बर्बाद कर देते हैं। हमें डॉक्टर द्वारा निर्धारित किए बिना दवाइयां या ड्रग्स लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कई दवाइयों के प्रतिकूल दुष्ट और दुष्प्रभाव होते हैं और उनकी विशिष्ट खुराक होती है, जिसका यदि ठीक से पालन नहीं किया जाता तो शरीर को नुकसान हो सकता है और नशीली दवाएं भी लत बन सकती है और हमारे स्वास्थ्य और खुशी को बर्बाद कर सकती है। नेक्स्ट है, यू मस्ट हियर अबाउट द एड्स विच इज कॉज्ड बाय द डेंजरस वायरस HIV। आप लोगों ने एड्स के बारे में सुना होगा। ये किसके कारण होता है? डेंजरस वायरस है, जो आपका HIV वायरस है। यह वायरस नशीली दवाइयों के इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंजों का, जो आपकी सिरिंज है उसके द्वारा फैलता है। It can be transmitted into the infect from the infected mother through her milk। रोग संक्रमित मां से उसके दूध के माध्यम से शिशु में भी फैल सकता है। यह वायरस HIV से संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के माध्यम से भी फैल सकता है। अब आपको एक बॉक्स दिया गया जिसमें एडोलसेंस प्रेगनेंसी के बारे में दिया गया है। आप शायद जानते होंगे कि हमारे देश में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। ऐसा इसलिए क्योंकि किशोर माताएं मातृत्व के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती। कम उम्र में विवाह और मां बनने से मां और बच्चे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती है। इसमें युवा महिला के रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं और मानसिक पीड़ा भी हो सकती है, क्योंकि वह मातृत्व की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आपका था चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ये आपके पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपके आए हैं और व्हाट यू हैव लर्न, यानी कि इस लेसन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, यानी कि ये पर्टिकुलर आपकी समरी है और आप लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ पर आप लोग लर्न कौन को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप सभी तक टीचिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप टाइम से मिल सके हमारे वीडियो सेशन के लर्न कौन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।